गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था पार्ट थ्री में हमने जाना था पास्ट के सारे सेंटेंसेस देखे थे हमने। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस हमने जाने थे, उनके फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस चेंजेस किए थे। टुडे वी शैल रीड सिंपल फ्यूचर, हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव सेंटेंसेस। देखिए आप फर्स्ट हम जानते हैं कि फॉर्मूलाज देख लेते हैं हम पहले। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका पीवी बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। फिर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। इसका नेगेटिव फार्मूला है ये पीवी। नेक्स्ट विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अभी जैसा कि मैंने आपको WHS में हमने हु वाले सेंटेंसेस बनाना सीखे थे, मैं आपको हु वाले सेंटेंसेस ऊपर लिख रहा हूँ। हु प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका पीवी होगा बाय होम प्लस विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। WHS में जैसा कि मैंने बताया आपको हु के सेंटेंसेस हैं, ये एक्टिव का सेंटेंस है, इसको हम पैसिव में चेंज करना। हु के अकॉर्डिंग यहाँ बाय होम, फिर विल शैल आएगा, फिर ऑब्जेक्ट के बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अंडरस्टूड। ये तो थे सिंपल फ्यूचर के सारे फार्मूलाज, एक्टिव से पैसिव किस तरह से बनाते हैं। अब हम देखते हैं सेंटेंसेस। देखिए Ram will teach me English. She will not buy vegetables from market tomorrow. Next sentence, will you call me the next day? Who will read Gita? Why will you prepare tea for guests? देखिए
ये सारे सेंटेंसेस दिए मैंने आपको। तो सेंटेंसेस ये सारे एक्टिव के सेंटेंस हैं सिंपल फ्यूचर्स के। अब इन्हें हमें पैसे में चेंजेस करना है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस चेंज होगा मीट के अकॉर्डिंग, यहाँ फर्स्ट आ जाएगा आई शैल बी टॉट इंग्लिश बाय राम। नेक्स्ट चेंज होगा वेजिटेबल्स will not be bought from market tomorrow by her। नेक्स्ट सेंटेंस चेंज होगा shall I be called the next day by you। नेक्स्ट होगा by whom will गीता be read क्वेश्चन मार्क। और लास्ट वाला जो सेंटेंस है WH में, जैसा कि मैंने बताया आपको, हु का ही बाय हुम चेंज होता है, अदरवाइज जितने भी WH सारे सेंटेंसेस होते हैं वो एज इट इज़ ही चेंज, मतलब एज इट इज़ ही वो वर्ड रहता है, ना कि कोई चेंजेस होता है उसके अंदर। जैसे वाई है तो यहाँ वाई का वाई ही रहेगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा विल, फिर ऑब्जेक्ट है टी, फिर बी प्रिपेयर्ड फॉर गेस्ट बाय यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि WH में ओनली हु जैसा WH वर्ड होता है जिसका बाय हुम चेंज होता है और हुम का हु चेंज होता है। अदरवाइज जितने भी दूसरे सारे जितने भी WH वाले सेंटेंस होंगे वो एज इट इज़ ही रहते हैं। जैसा कि मैंने देखिए इसमें कोई चेंजेस नहीं किया, वाई का वाई ही लिखा है हुआ यहाँ पे। तो ये थे सारे सेंटेंस आपके सिंपल फ्यूचर्स के एक्टिव के सेंटेंस थे जिसे हमने पैसे में चेंजेस किया। जैसा कि आपको सारे सेंटेंसेस फार्मूला क्या करूँ समझ में आए होंगे, और आगे भी इसके जो आपके एग्जांपल हैं, जो सेंटेंस जो बुक्स में होते हैं, बुक्स में देखिए आप इस तरह के सेंटेंस में आप पहले फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या करिए आप सेंटेंसेस वन बाय वन से चेंजेस करिए आप, ठीक है। एक और चीज़ बात का ध्यान रखना, जैसा आपके अंदर एक मतलब बार बार कंफ्यूजन होता स्टूडेंट्स में रहता है कि कुछ अदर वर्ड जो होते हैं, अदर वर्ड हमेशा बाय प्लस सब्जेक्ट के लास्ट में, जैसा कोई पूछता है लास्ट में लिखना है पहले लिखना आ जाता है, एक ध्यान रखना हमेशा बाय प्लस सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। इससे पहले चाहे अदर वर्ड्स कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स वाले जो भी वर्ड्स होते हैं, जैसे टुमारो वर्ड है, द नेक्स्ट डे है, ये हमेशा बाय प्लस सब्जेक्ट के पहले ही यूज़ किया जाता है। अंडरस्टूड। जैसा कि मैंने यहाँ पे चेंजेस किया है, फर्स्ट में देखिए आई शैल बी टॉट इंग्लिश बाय राम, पैसे चेंज किया। नेक्स्ट में वेजिटेबल विल नॉट बी बॉट फ्रॉम मार्केट टुमारो बाय हर। फिर नेक्स्ट में शैल आई बी कॉल्ड द नेक्स्ट डे बाय टू यू, नेक्स्ट है बाय होम विल गीता बी रीड। और लास्ट सेंटेंस है हमारा वाई विल टी बी प्रिपेयर्ड फॉर गेस्ट बाय यू। ये थे सारे सिंपल फ्यूचर्स के सेंटेंस, एक्टिव को हमने पैसे में चेंजेस किए। बाकी जो नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो जैसा कि आपको मैंने बताया है कि फ्यूचर कंटिन्यूस का सेंटेंसेस एक्टिव टू पैसिव में चेंजेस नहीं किया जाता है अकॉर्डिंग टू रूल्स। अब बची बात, अब हमें नेक्स्ट में जो हमें टॉपिक पढ़ना वो है फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस, ये जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। Good morning student, this is our lesson number 6 rural development and this is part 3। हिंदी मीडियम 11th के बच्चे भी ध्यान दें कि ये अपना ग्रामीण विकास पार्ट चल रहा है और उसका भाग 3 आज अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम, मतलब कृषि विपणन प्रक्रिया या संस्थान,
ठीक है, मतलब कृषि का मतलब होता है खेती से संबंधित जो भी है अनाज वगैरह, इन सब की मार्केटिंग कैसे होती है, कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। Have you ever asked yourself how food, grain, vegetable and fruits that we consume daily come from different part of the country? The mechanism through which this good reach different places depends on the market channel. Agricultural marketing is a process that involves the assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading and distribution of different agricultural commodity across the country। क्या आप लोगों ने सोचा है कि हमारे पूरे देश में जो भी चीज़ें आती है, जैसे सब्जी है, चावल है, ग्रेन्स है, जितने भी प्रकार के अनाज है, दालें हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट है, ये कैसे कहाँ से कहाँ पहुँचाए जाते हैं। जैसे कि कश्मीर वगैरह ठंडी जगहों पे, हिमाचल, उत्तरांचल, उत्तराखंड में एप्पल वगैरह उगते हैं, लेकिन वो अपने यहाँ पे भी मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, कोई ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हर जगह वो चीज़ पहुँचाई जाती है ना। तो इस तरह का सिस्टम ही मार्केटिंग सिस्टम कहलाया जाता है एक तरह से। प्रायर टू इंडिपेंडेंस, फार्मर वाइल सेलिंग their produce to trader suffered from faulty weighting and multiplication of accounts. Farmer who did not have the required information on prices prevailing in markets were often forced to sell at low price. They also did not have proper storage facility to keep back their produce for selling later at a better price. Do you know that even today more than 10% of goods produced in farms are wasted due to lack of storage? Therefore, state intervention became necessary to regulate the activity of the private traders। तो देखो, किसानों को इस तरह की समस्या आती है कि वो जो भाव में बेचना चाहते हैं उसमें कभी कभी नहीं बेच पाते। इसलिए नहीं बेच पाते क्योंकि या तो मेन मार्केट से वो बहुत दूर होते हैं, ठीक है, वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, या वहाँ तक पहुँचते पहुँचते माल ख़राब हो जाएगा, तो वो किसी बड़े व्यापारी को बेच देते हैं जो वहाँ ले जाके महंगे भाव में बेचता है और इससे ख़रीदता है सस्ते में। दूसरी तकलीफ़ ये भी है कि ज़्यादा दिनों तक चीज़ों को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, वो ख़राब हो जाती है, या फिर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है उसके पास, तो ऐसे में उसे बेचना ही पड़ता है। जो भी भाव उसको मिलता है उसे बेचना पड़ता है, मतलब कम कीमतों पे भी बेचना पड़ता है। ऐसे में किसान को घाटा उठाना पड़ता है, जबकि बड़े बड़े जो दलाल होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो उसे महंगे भाव में बेचते हैं, मंडियों में ले जाके या बड़ी बाज़ारों में ले जाके। लेट अस डिस्कस फॉर सच मेजर्स दैट वर इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द मार्केटिंग एस्पेक्ट। द फर्स्ट स्टेप वॉज रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स टू क्रिएट orderly and transparent marketing condition by and large. This policy benefited farmer as well as consumer. However, there is still a need to develop about 27,000 rural periodic market as regulated marketplace to realize the full potential of rural market. Second component is provision of physical infrastructure facility like road, railway, warehouse, godowns, cold storage, processing unit. The current infrastructure facility are quite inadequate to meet the growing demand and need to be improved. Cooperative marketing in realizing fair prices for farmer products is the third aspect of government initiative. The success of milk cooperative in transforming the social and economic landscape of Gujarat and some other part of the country is testimony to the role of cooperative। देखो, एक किसान को अपना सामान स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए, गोदाउन चाहिए, ऐसी अलग अलग तरह के चीज़ों को स्टोर करने की अलग अलग सिस्टम होते हैं, वैसी चीज़ों की ज़रूरत है और ये सारी मिलना बड़ा मुश्किल है। दूसरा ये है कि प्रॉपर रोड नहीं होते,
बड़े मार्केट तक पहुंचने के लिए। कच्चे रास्ते होते हैं, उनमें घंटों लग जाते हैं पहुंचने में, थकान हो जाती है, प्रॉपर व्हीकल नहीं मिलता, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं मिलता। इन सब कारणों से वो बड़े व्यापारियों को या इस तरह के लोगों को बेच देते हैं, दलालों को, और वो वहाँ ले जाके बेच देते हैं। इन सब से क्या होता है, किसानों को बहुत नुकसान होता है। इसके अलावा एक कोऑपरेटिव सिस्टम हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं कि जैसे अपन करते हैं ना, पास करते हैं, पास करो, जैसे आगे जो बच्चा बैठा है उसको 10 बुक्स दी, वो पीछे वाले को एक खुद रखेगा, पीछे वाले का 9 देगा। दूसरा जो है एक खुद रखेगा, बाकी 8 बची वो पीछे वालों को देगा। तीसरा बच्चा जो है वो 1 रखेगा, बाकी बची 7 वो पीछे वालों को देगा। इस तरह से पास होते होते लाइन से 10 बच्चों को पास हो जाती है चीज़। इस तरह का एक कॉर्पोरेट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। जैसे गुजरात में है, अमूल के बारे में आपने सुना होगा। अमूल कंपनी क्या करती है, गुजरात में और राजस्थान के बॉर्डर, गुजरात राजस्थान के बॉर्डर पे जाती है और वहाँ पे वो दूध कलेक्ट करते हैं, उसे स्टोर करते हैं। जो औरतें जितना दूध देती हैं, मतलब लाती हैं औरतें, आदमी जो भी हैं, वो वहाँ पे उनके जो भी मवेशी हैं उनसे दूध मिलता है उन्हें। गाय का अलग स्टोर हो जाता है, भैंस का अलग स्टोर हो जाता है, और उसका वज़न करके दूध का, और उन्हें पैसे ऑन द स्पॉट दे दिए जाते हैं, और वो टैंकर में डाल के स्टोरेज के लिए ले जाया जाता है। स्टोरेज होने के बाद वो थैलियों में पैक होता है वहाँ पे कंपनी में जाके, फैक्ट्री में, और फिर वो थैलियाँ सब जगह बढ़ती हैं। वो और ट्रांसपोर्ट अलग है। तो इस तरह से अमूल ने एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया। ये कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब सब लोगों से लिया जा रहा है और उन्हें अच्छे पैसे भी दिए जाते हैं। ठीक है, थैली का दूध आपको पता ही है, महंगा ही मिलता है ना। तो इतना सारा दूध आता है, वो थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर दे तो भी कंपनी को लाखों का फ़ायदा हो जाता है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा, मतलब हर लीटर में थोड़ा दूध पानी मिक्स करें, वो कहने का मतलब है मेरा। तो उनके पास इतने सारे लीटर आते तो कितना सारा पानी मिक्स करते हैं, फिर उसमें प्रिजर्वेटिव भी कुछ डालते होंगे जिससे वो टिका हुआ रहे, दूध खराब ना हो। तो इस तरह से कोऑपरेटिव सिस्टम है जो टेस्टिमोनियल रूप में, मतलब एक टेस्ट के रूप में शुरू किया गया था सरकार की तरफ से भी गुजरात वगैरह में। The fourth element in the policy instrument like assurance of minimum support price MSP for agriculture product, सरकार को एक एश्योरेंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस की सिस्टम निकाला कि इतना पैसा तो किसान को मिलना ही चाहिए। ये सरकार ने फिक्स किया कि गेहूं बेच रहा है तो गेहूं का इतना भाव है 1 किलो का, तो इतना तो मिलेगा ही। उससे ज़्यादा में वो बेचे तो वो बात अलग है, पर उससे कम में वो नहीं बेचेगा। मिनिमम प्राइस सरकार ने फिक्स कर दिया जिससे किसानों को ज़्यादा घाटा न हो। मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस बाय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सरकार ने खुद ने फूड राइस वगैरह को स्टॉक करने के लिए जगह, मतलब स्टॉक्स के लिए अलग अलग जगह बताई है ना, ऐसी डेवलप की जहाँ पे लोग स्टॉक कर सके अपने अपने सामानों को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन एंड शुगर थ्रू पीडीएस, पीडीएस मतलब एक सिस्टम है जिसके थ्रू इनको डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, मतलब बेचा जा सकता है अलग अलग जगहों पे देश में। दिस इंस्ट्रूमेंट आर एम्ड एट protecting the income of the farmer and providing food grain at a subsidized rate to the poor. However, despite government intervention, private trade predominates agricultural markets. The need for government intervention is imminent, particularly when a large share of agriculture products is handled by the private sector. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में जब कोई चीज़ जाती है तो वो सिर्फ मुनाफे के बारे में सोचते हैं, अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, है ना। वो समाज कल्याण या देश के विकास की बात नहीं सोचते। इसीलिए सरकार को ये सारी चीज़ क्या करनी पड़ी, अपने हाथ में लेनी पड़ी। एग्रीकल्चर मार्केटिंग हैज़ कम अ लॉन्ग वे विद द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इन वेरियस फॉर्म्स, सरकार ने बहुत सारे इसमें बदलाव किए
मार्केटिंग में कृषि के लिए जो विपणन व्यवस्था थी, मतलब ये थी एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम जो था, इसमें बहुत चीज़ों में सरकार ने बदलाव किए, क्योंकि किसान की स्थिति बेटर होगी, किसान अगर अच्छा कमाएगा, अच्छा खाएगा, अच्छे से रहेगा, तो वैसे ही देश के लोगों के रहने के स्तर में अच्छी बढ़ोतरी होगी, जिससे देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो ये बात सरकार को पता थी, तो इसके लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए। इमर्जिंग अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल, सरकार ने अलग अलग मार्केटिंग चैनल शुरू किए। जैसे अपन देखते हैं क्या क्या, अपनी मंडी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपनी मंडी नाम का एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल शुरू किया। हादास्पर मंडी, ये पुणे में शुरू किया। रायथू बाज़ार, वेजिटेबल एंड फूड मार्केट इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये वेजिटेबल और फ्रूट का एक मार्केट शुरू किया, जहाँ पे किसान अपनी सब्जियां और फ्रूट ला के बेच सकते हैं। उजावर सैंडीज़, ये है फार्मर मार्केट इन तमिलनाडु। फर्दर सेवरल नेशन एंड मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स आर इंक्रीजिंगली एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रेंस अलायंस इन फार्मर टू एनकरेज them to cultivate farm product, vegetable, fruits for the desired quality by providing them with not only seeds and other input but also assured procurement of the produce at pre-decided prices. It is argued that such arrangement will help in reducing the price risk of farmer and would also expand the market for farm products. Do you think such arrangement raise income of small farmer? देखो, सरकार ने तरह तरह के अलग अलग बाज़ार शुरू किए गए। स्पेशल बाज़ार, जैसे ये अन्न का बाज़ार है, ये दालों का बाज़ार है, ये सब्जी का बाज़ार है, या फ्रूट का बाज़ार है, या सब्जी या फ्रूट का बाज़ार है, जिससे किसान अपने अपने प्रोडक्ट वहाँ लेके जाएंगे। जो लोग सब्जी और फ्रूट खरीदना चाहते हैं वो ही उस मार्केट में आएंगे और वहाँ पे वो उनके हिसाब का प्रोडक्ट लेंगे। तो मतलब किसानों को एक जगह अवेलेबल कराना, सरकार का मकसद था एक ऐसी जगह अवेलेबल कराना जहाँ पे जाके ये भाव-ताव कर सके अपने प्रोडक्ट का और उसे बेच सके, जिससे इन छोटे छोटे किसानों को ग्रामीण विकास में इन किसानों की भागीदारी ली जा सके। क्योंकि अगर किसानों का विकास होगा, ग्रामीण किसानों का मतलब रूरल डेवलपमेंट के लिए फार्मर्स का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी था, ये सरकार को समझ में आ गया था और इसके लिए सरकार ने काफ़ी कदम उठाए और हर बार यही कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टिव सिस्टम बनाया जाए फार्मर्स के लिए, जिससे फार्मर्स मोटिवेट हो, अच्छा प्राइस मिलेगा तो वो नेक्स्ट टाइम और अच्छी मोटिवेट होके ज़्यादा पैसा लगाएंगे फार्मिंग में और अलग अलग टाइप्स की चीज़ें उगाने की कोशिश करेंगे, कल्टीवेशन में ज़्यादा ध्यान देंगे। और बहुत सी मतलब सरकार ने बहुत सी ऐसी योजनाएं भी चलाई हैं किसानों के लिए, जो हम आगे आने वाले पार्ट में पढ़ेंगे। आगे जो 4th पार्ट होगा उसमें आगे हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। आपको धीरे धीरे पढ़ते रहना है घर पे, कभी भी अपनी स्टडी को इफ़ेक्ट नहीं होने देना है कोरोना से। कोरोना है तो हम लोग घर पे हैं, लेकिन हमारी स्टडी चलती रहनी चाहिए, जिससे हमारी रूटीन बना हुआ रहे। आप वीडियोस देखते हो, साथ में अपनी बुक्स अपने पास रखो और क्वेश्चन वगैरह पीछे वाले सॉल्व करो, है ना। इससे आपका रूटीन बना रहेगा, आपका नॉलेज अपडेटेड रहेगा। आप अगर सिर्फ वीडियो देखते ही नहीं हो, खाली ऐसे थोड़ा सा देख के बंद कर देते तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं। ये सारे टर्म्स आपको फिर 12th में भी काम आएंगे और 12th में क्या आपको बीकॉम एमकॉम तक भी कुछ चीज़ें काम आने वाली है। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट समझोगे तो आगे आपको हेल्प होगा, है ना, एजुकेशन में। वरना ये चीज़ें आप एक स्टेप मिस करके दूसरे स्टेप पे पैर रखते हैं तो इनकन्वीनियंट होता है, हम लोग कभी कभी गिर भी सकते हैं, वैसी हालत हो सकती है। तो आप वीडियो देखते रहें, अपडेटेड रहें और अपनी किताब के साथ भी उसको मैच करें। क्वेश्चन आंसर पीछे के मैंने पहले भी कहा कि करते रहना है आपको, जो लेसन हो जाते हैं उनके क्वेश्चन आंसर करते रहना है। किसी भी दिन आपके बुक्स मंगा के चेक की जाएगी। थैंक यू।